हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन। और ये टॉपिक स्टूडेंट्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और इस टॉपिक में यानी डेप्रिसिएशन टॉपिक में जिन जिन बातों को या जिन जिन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सबसे पहले उनके बारे में आपको बताते हैं। तो डेप्रिसिएशन के अपने इस टॉपिक में जिन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे वो होगा सबसे पहले कि डेप्रिसिएशन है क्या, यानी व्हाट इज डेप्रिसिएशन। उसके बाद बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। फीचर्स के बाद आपको बताएंगे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की नीड या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी व्हाट आर द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद बात की जाएगी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्या है, उसके फीचर्स, उसकी नीड या इम्पोर्टेंस और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स, इन चार बातों पर यह वीडियो बेस्ड रहेगी। और स्टूडेंट ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और एग्जाम में जरूर इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन है क्या। स्टूडेंट्स, बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो ये एज्यूम करके स्टार्ट किया जाता है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा। इस बात को ही प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न भी बोलते हैं या इसी चीज को प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं, यानी बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। तो ऐसे में जो बिजनेस में एसेट्स यानी संपत्तियां होती हैं वो भी लगातार यूज होती हैं और इसी वजह से यानी एसेट्स के लगातार यानी कांस्टेंट यूज होने की वजह से उसकी वैल्यू में लॉस होने लगता है, यानी कमी आने लगती है। तो स्टूडेंट्स, जब एसेट की वैल्यू में लॉस होने लगे या उसकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता में कमी आने लगे तो इस चीज को ही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बिजनेस इज continued for indefinite period, so the fixed assets are constantly used, and due to the constant use of fixed asset or due to the constant use of assets, the assets lose its importance or value. So the depreciation means when assets lose their value or decline their utility, then this term is known as or this situation is known as or called as depreciation. तो डेप्रिसिएशन आप एक बार फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। एसेट के लगातार यूज होने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है या उसकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता में जो कमी आ जाती है तो उस कमी को या उस लॉस को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसी बात को आप एक और सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। स्टूडेंट, ग्रेजुअल यानी GRADUAL इस शब्द का मतलब होता है धीरे धीरे। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो धीरे धीरे एसेट की वैल्यू में कमी आती है, इसीलिए कहा गया है डेफिनेशन में कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए कि डेप्रिसिएशन क्या है तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, अब स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज लॉस, यानी डेप्रिसिएशन लॉस है, ये कोई प्रॉफिट वाली चीज नहीं है। सेकेंड, डेप्रिसिएशन इज अ नॉर्मल फीचर। इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन लगभग सभी एसेट्स पे होता है। हम ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ में डेप्रिशिएट होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी वैल्यूज में, हमारी यूटिलिटी में कमी आती जाती है, तो वैसे ही मशीनों और एसेट्स के साथ भी है। तो पहला पॉइंट हो गया कि डेप्रिसिएशन इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सेकेंड हो गया डेप्रिसिएशन इज अ नॉर्मल फीचर। थर्ड पॉइंट लिखिए, मेंटेनेंस ऑफ एसेट इज नॉट डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन में मेंटेनेंस को शामिल नहीं करते। मेंटेनेंस ऑफ एसेट इज नॉट डेप्रिसिएशन। नंबर 4, डेप्रिसिएशन इज कॉन्टिन्यूइंग, यानी डेप्रिसिएशन जो होता है लगातार चलता है। यानी सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने 60,000 की कोई मशीन खरीदी तो पहले साल में उसकी वैल्यू में मान लिया 2,000 की कमी आ गई, वो 58 की रह गई।
नेक्स्ट ईयर वो 55 की रह गई। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे यानी टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डेप्रिसिएशन धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली और कॉन्टिन्यूटी बेस पर चलता रहेगा। तो डेप्रिसिएशन के स्टूडेंट्स ये फीचर हुए कि डेप्रिसिएशन लॉस है वैल्यू ऑफ एसेट में, मेंटेनेंस ऑफ एसेट को डेप्रिसिएशन नहीं मानते, डेप्रिसिएशन धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली होता है, डेप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूअस वे में होता है, और साथ ही डेप्रिसिएशन परमानेंट डिक्रीज है किसी भी एसेट की वैल्यू में। तो ये थे स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन के फीचर्स। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, उसकी नीड यानी जरूरत क्या है, महत्व क्या है यानी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, फॉर नोइंग द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे कि कौन सी एसेट कितने समय के बाद डेप्रिसिएट हो गई, तो हम करेक्ट नेट प्रॉफिट हमको हो रहा है या लॉस हो रहा है ये नहीं जान पाएंगे। सो फॉर नोइंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सेकेंड पॉइंट, फॉर नोइंग द ट्रू पोजीशन और फेयर पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। थर्ड पॉइंट, फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, असरटेनिंग मतलब पता लगाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी जो चीज बन रही है उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, तो उसको असरटेन करना यानी पता लगाने के लिए भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये वजह होती हैं स्टूडेंट्स जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट की ट्रू और फेयर पोजीशन जानने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की इंपॉर्टेंस या नीड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है उसको असरटेन करना यानी पता लगाने के लिए डेप्रिसिएशन जरूरी है, साथ ही साथ ओवर इनकम टैक्स को अवॉइड किया जा सके इसके लिए भी डेप्रिसिएशन की जरूरत है, साथ ही साथ प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड दिया जाए तो ये जानने के लिए भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की नीड यानी जरूरत या इंपॉर्टेंस यानी उसका महत्व है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने आपको बताया डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या हैं और उसकी नीड या इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर डेप्रिसिएशन के वजह यानी उसके कॉजेस क्या होते हैं यानी रीजन। तो स्टूडेंट, सबसे पहला कॉज होता है एसेट का कांस्टेंट यूज, यानी एसेट्स का, संपत्तियों का लगातार यूज होना उसकी वैल्यू में कमी लाता है। तो पहला आप ये लिखेंगे इसको हेडिंग में, वियर एंड टियर, WEAR एंड TEAR। इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट यूज की वजह से जो एसेट्स बर्नआउट हो जाती हैं वो कहलाता है वियर एंड टियर। तो कांस्टेंट यूज होना ये डेप्रिसिएशन की वजह है। दूसरा, टाइम की एक्सपायरी, जैसे कोई चीज होती है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वैसे मशीन होती है कि इसकी लाइफ 10 ईयर है, 20 ईयर है, 15 ईयर है। तो जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है। साथ ही साथ अगर एसेट्स का यानी संपत्तियों का एक्सीडेंट हो जाए किसी वजह से तो वो वजह बनती है यानी कॉज बनता है डेप्रिसिएशन का। और साथ ही साथ जब मार्केट प्राइस फॉल हो यानी फ्लैक्चुएट हो, उनमें बहुत उतार चढ़ाव हो, तो ये वजह बनती है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की वजह होती है उनका कांस्टेंट यूज होना एसेट का, नंबर 1 कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, नंबर 2 एक्सीडेंट्स, नंबर 3 मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये सारे बनते हैं डेप्रिसिएशन की वजह। और अब हम अपनी इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको बताने जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो कई डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, जैसे नंबर 1 फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, नंबर 2 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको, थर्ड सिंकिंग फंड मेथड, फोर्थ एन्युटी मेथड, फिफ्थ मशीन आवर मेथड। तो ये कई मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, लेकिन इन सभी मेथड में जो सबसे खास और वाइडली यूज्ड मेथड्स होते हैं और खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 2 होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बताए। पहला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो अब ये मेथड क्या है, इनको हम अपनी इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इस मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के अलावा इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसी मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड हो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो, ये एक ही बात है।
और स्टूडेंट इस मेथड को डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल मेथड माना जाता है, यही इसकी एडवांटेज है। और साथ ही इस मेथड की ये भी एडवांटेज है कि ये स्मॉल फर्म के लिए ज्यादा सुटेबल है। लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज यानी खराब बात यह है कि इस मेथड को इनलॉजिकल मेथड माना जाता है, और साथ ही साथ ऐसी एसेट्स जिनकी लार्ज वैल्यू हो या लॉन्ग लाइफ हो, वो ऐसी एसेट इस मेथड से कैलकुलेट होना अच्छी नहीं मानी जाती। और इस मेथड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड इक्वल टू या फिक्स लाइन या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि मशीन की कॉस्ट 1 लाख है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और लाइफ 10 ईयर है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करिए स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो इसका आंसर आप ऐसे करेंगे 1 लाख यानी 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10, तो जो 90,000 डिवाइड बाई 10 यानी 9% जो निकला, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का ये फार्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट्स फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जो सेकेंड मेथड है वो है डिमिनिशिंग मेथड, जिसको रिटन डाउन मेथड भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये मेथड वो मेथड होता है जहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो ईयर आफ्टर ईयर कांस्टेंट ही रहता है, यानी एक ही रहता है, लेकिन जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो घटती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशीन खरीदी 10,000 की, 1 लाख की, 1 लाख का 10% यानी 10 जो 1,000 आया वो हुआ पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब आप 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दें तो 90,000 पे आप सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो जो रेट है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में या रिटर्न डाउन मेथड में तो हर साल एक जैसा रहता है, लेकिन जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो घटती रहती है। और स्टूडेंट, ये मेथड लॉजिकल मेथड माना जाता है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज इस मेथड को अप्रूव्ड मानती हैं, इसको अच्छा मानती हैं। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला स्टूडेंट होता है R इक्वल टू S माइनस N अंडर रूट S अपॉन C। R का मतलब हो जाता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, N का मतलब हो जाता है यूजफुल लाइफ। ओके, तो ये दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इन दोनों मेथड में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को अच्छा माना जाता है और इसको रिटन डाउन मेथड भी बोलते हैं। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट ये वीडियो आपको इस टॉपिक को समझने में और एग्जाम में लिखने में आपको हेल्प करेगी। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमको मोटिवेशन दें ताकि हम डिफरेंट टॉपिक पर आपको यूं ही नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर and exam. Thank you so much. Bye bye. Good luck.